नमस्कार दोस्तों। प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी इसको जो है कवर करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो और इसके साथ ही बहुत जल्द जो है मैं आप लोगों के जो एमपीएसआई का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है और साथ में जो हमारा एमपीपीएससी प्री जो इन फ्यूचर में भी जनवरी फरवरी तक हो, उसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, डेली जो है कम से कम 50 से 60 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे, एकदम ऐसे जैसे आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टेस्ट सीरीज टाइप में नहीं कि उसमें जो है हम जबरदस्ती का क्वेश्चन बनाएं। रिलेवेंट फैक्ट्स जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो और साथ में जो है आप उनको बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे क्या हो कि आप उस पर सिली मिस्टेक ना करें। क्लियर है बात, बिल्कुल एकदम रिलेवेंट जो एक्चुअल में एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द दिवाली के बाद हम लोग ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। ठीक, आप लोग सब हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी है ना, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जो है ये हमारा हमारी जो है क्लास है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। हमने अभी तक अपनी क्लासेस में हमने सबसे पहले तो पढ़ा, क्या आपका क्या है, हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, मतलब ये हमारे अपने अधिकार हैं जो हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। ठीक है, जिससे हम अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इंजॉय कर सकें। ठीक है, उससे हम अपना विकास कर सकें। फिर हमारे लिए ही राज्य की जिम्मेदारी तय की गई डीपीएसपी के माध्यम से। किसके माध्यम से? डीपीएसपी के माध्यम से। इन दोनों में जो ड्यूटी है, इन दोनों में जो ड्यूटीज हैं, एक तरीके से डीपीएसपी तो कंप्लीटली स्टेट की ही ड्यूटी है, तो इन दोनों में जो ड्यूटीज हैं वो किसके लिए है? स्टेट के लिए है। इन दोनों में जो कर्तव्य बताया गया है वो स्टेट के लिए है, राज्य के लिए है, कंट्री के लिए है, देश के लिए है। तो क्या भारत के नागरिक होने के नाते हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है? हमारा भी तो कुछ कोई कर्तव्य होना चाहिए ना, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। क्योंकि बिना कर्तव्य के पालन किए हम अपने अधिकारों को एंजॉय नहीं कर सकते, हम अपने अधिकारों को यूज नहीं कर सकते। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे जो है जो सड़कों में ट्रैफिक व्यवस्था जो है दुरुस्त रहे। क्या दुरुस्त रहे? ट्रैफिक व्यवस्था जो है वह दुरुस्त रहे, मतलब आपको बेवजह जाम में ना फंसना पड़े, क्योंकि जब आप जाम में फंसेंगे तो आपका समय व्यर्थ होगा, बिना मतलब आप एनसीएस होंगे। ठीक है, आप जहां जाना चाह रहे थे किसी अपने अर्जेंट काम से, वहां तक समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए आपकी भी तो ड्यूटी बनती है कि आप प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए अपने गाड़ियों को चलाएं, मतलब आप भी ड्राइव करें। ये ना हो कि मान लीजिए कहीं पर जाम लगा हुआ है, सपोज कीजिए ये आपका एक रास्ता है, ये जो है इधर से लोग आ रहे हैं और इधर से लोग जा रहे हैं। अब इधर वाले रास्ते पे जो है सपोज कीजिए यहाँ पर है जाम, तो आप क्या कर रहे हैं, इधर से ड्राइव करते हुए आए और आपने क्या किया, आप यहाँ से घुस गए आगे निकलने के चक्कर में। आपने ये वाला ट्रैफिक जो धीरे धीरे जा रहा था उसको भी जाम में फंसा दिया। तो सिविक सेंस नहीं है ना। तो सिविक सेंस डेवलप करने के लिए हमारे संविधान में इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ये है इसका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो नहीं किया गया था, क्योंकि संविधान निर्माताओं को ये उम्मीद थी कि भारत देश की जनता 200 साल की गुलामी से आज़ाद हुई है, और आज़ादी का जो संघर्ष था हमारा, उसमें इतने बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका, सकारात्मक भूमिका निभाई है, तो इस वजह से हो सकता है कि वह देश का उत्थान करे। बाद में लेकिन ऐसा हुआ कि यहाँ के नागरिक, ऐसा हुआ कि पब्लिक प्लेस जो बनाए जाते हैं उनको जो है बेवजह नुकसान, उनको जो असामाजिक तत्व होते हैं ना, उनको क्या मजा आता है ये सब चीजें करने में, जैसे सार्वजनिक स्थानों को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, सरकार के द्वारा जैसे कोई अच्छा पार्क डेवलप किया जाएगा, वो किया जाएगा, वहां तोड़ फोड़ मचाएंगे। अभी आप देखिए कचरों के जो डिब्बे लगे रहते हैं, लोग जाकर के उनको तोड़ फोड़ मचाते रहते हैं। अरे भाई, वो कचरा का डिब्बा साइड में लगा हुआ है, उससे वो आसपास की गंदगी ना फैले इसलिए लगाया गया है। ठीक है, तो उसको तोड़ने से उनको क्या मिल जाता है? तो ये कहते हैं सिविक सेंस की कमी। ठीक है, तो इसी सिविक सेंस को डेवलप करने के लिए ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है ना। तो इसमें अब इसके फैक्ट देखते हैं। यह हमें संविधान में अगर हम ढूंढने निकलेंगे टॉर्च लेके, तो कहाँ मिलेगा? मिलेगा हमें भाग 4 के का में। कहाँ पर मिलेगा?
भाग 4 का में मिलेगा, ठीक है? अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो ये हो जाएगा आपका जो है, जो पार्ट पार्ट 4A में मिलेगा, ठीक है? पार्ट 4A में मिलेगा, भाग 4 का में मिलेगा। अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 51A मतलब 51 का में मिलेगा। तो भाग 4 का 51 का, ठीक है? इसे संविधान में जोड़ा गया था, इसे संविधान में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। ये जो 42वां संशोधन है ना दोस्तों, इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है कई बार। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने संविधान में इतने सारे चेंजेस किए। देखो अभी हमारी इतनी क्लास हुई, मैंने आपको कितनी सारे चेंजेस खाली इस अमेंडमेंट के थ्रू पढ़ाया है, ठीक है? प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया गया, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया गया, डीपीएसपी में अमेंडमेंट किया गया, और इसके थ्रू ही वह फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान में जोड़ा गया। तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए, अभी प्रेसिडेंट पढ़ेंगे वहां पर भी देखेंगे। तो यह 42वां संविधान संशोधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बच्चे क्या करते हैं, संविधान संशोधन अलग से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? संविधान संशोधन के लिए अलग अलग, उसके लिए जो है क्या करते हैं, टॉपिक के साथ नहीं पढ़ते उसको, उसको टॉपिक से अलग से, फिर 42वां संविधान संशोधन आएगा और 42वें संविधान संशोधन को जो है रटने में लगे रहेंगे। इसमें प्रियम्बल में ये जोड़ा गया, डीपीएसपी में ये जोड़ा गया, ये जोड़ा गया। जबकि कि क्या है, टॉपिक के साथ उसको पढ़ते जाते हैं तो वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि एक तो आपने क्या किया, बार बार उसको सुना, ठीक है? और क्या है, टॉपिक के साथ वो एक लिंक भी बैठ गया, है ना? और इसको याद रखने का और भी तरीका है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि इंदिरा गांधी जो है, जो इंदिरा गांधी थी, उनका जो झुकाव था वह समाजवादी झुकाव था। कैसा झुकाव था? समाजवादी। क्योंकि वह देश से गरीबी, भुखमरी, है ना, असमानता, इन सबको मिटाना चाहती थी, ठीक है? उनका जो उद्देश्य था, भारतीय राज्य का कल्याण करना था, भारत के लोगों का कल्याण करना था। और नेहरू जी की ही तरह उन्हें भी भारत राज्य के कल्याण के लिए समाजवादी रास्ता ही दिखाई दिया, क्योंकि नेहरू जी भी समाजवाद के बहुत बड़े पैरवी करता थे, ठीक है? तो उन्होंने अपने पिता के ही आदर्शों को फॉलो किया और उन्होंने समाजवादी सिद्धांत को लागू करने के लिए, ठीक, ये सारे संशोधन किए, ठीक है? तो ये हो गया आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन के द्वारा, ठीक है? अभी हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें टोटल ड्यूटीज जो है हमारे लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव कितने का दिया था? 8 का दिया था। कितने का दिया था? 8 का दिया था। इवन यहां तक स्वर्ण सिंह समिति ने, सरदार स्वर्ण सिंह थे, ये उस समय के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, रक्षा मंत्री भी रहे हैं, विदेश मंत्री भी रहे हैं ये, जैसे अभी वर्तमान में एस जयशंकर हैं, ठीक है, विदेश मंत्री, वैसे ये अपने समय में विदेश मंत्री रहे हैं। रक्षा मंत्री जैसे अभी वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हैं, है ना, तो विदेश मंत्री भी रहे हैं। तो इन्हीं की सिफारिश पर इनको ऐड किया गया, और इन्होंने तो यहाँ तक सिफारिश की थी कि अगर कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लंघन करता है तो उसको पनिश भी कर दिया जाए, पनिशमेंट के लिए भी बात किया। लेकिन सरकार ने इस सिफारिश को नहीं माना, पनिशमेंट वाली को, बाकी चीजों को जो है उन्होंने मान लिया। तो इन्होंने 8 सुझाव दिए थे, संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और वर्तमान में 11 हैं। क्लियर है बात? 11वां भी अभी कब जोड़ा गया है वो हम देखेंगे। अच्छा, लिखा भी हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए, जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है आपका, उसको ऐड किया गया है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से। अब देखो 86 को भी हमने कितनी बार पढ़ लिया। एक बार हमने पढ़ा जब अनुच्छेद 21 पढ़ रहे थे, तब पढ़ा मूल मूल अधिकार में। फिर हमने पढ़ा डीपीएसपी में, जब हम लोग अनुच्छेद 45 पढ़ रहे थे, तब भी हमने पढ़ा। अब जब हम फिर से मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ रहे हैं। तो देखो 86वें संशोधन से हमें एक बात तो पता चल गई कि इससे कुछ एजुकेशन से रिलेटेड चीजें जो है एड ऑन की गई हैं। तो हमको याद रहेगा कि 86वां संशोधन शिक्षा के अधिकार के संबंध में जो है प्रावधान करता है। तो एक मोटा मोटा तो चीजें हमको याद रहेंगी ना, मोटी मोटी चीजें। चलिए, और क्या है अब इसके बारे में, और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमें जानना चाहिए, वो जानना चाहिए कि इसका प्रोविजन हमने पूर्व सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रूस है, उसके संविधान से किया है। कहाँ से किया है? पूर्व सोवियत संघ से। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, पूर्व सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर। मैंने आपको पढ़ाया है भारतीय संविधान के स्रोत। तो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से प्रोविजन अपने संविधान में लिया है,
ठीक है? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से हमने लिया मौलिक कर्तव्य। एक महत्वपूर्ण बात और याद रखनी है आपको, जैसे डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है, नॉन जस्टिसेबल है, नॉन मतलब जो है फोर्सेबल नहीं बनाया गया है, वैसे ही जो है वह फंडामेंटल ड्यूटीज भी अप्रवर्तनीय है। मतलब इनके आधार पर कोई भी व्यक्ति वह न्यायपालिका का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है, मतलब न्यायपालिका नहीं जा सकता है। मतलब ये ना हो कि कोई आपका पड़ोसी जो है अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा ना कर रहा हो, तो आप चल दिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि माई बाप, माई लॉर्ड, जो है ये व्यक्ति अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा नहीं कर रहा है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना। ठीक, तो कहीं पर नेशनल एंथम चल रहा है तो का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जैसे 52 सेकंड का वो होता है, तो आप उतनी देर जो है वहीं पर रुक के जो है खड़े रहें, है ना, क्योंकि राष्ट्रगान चल रहा है। अगर आप बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, इस तरीके से उसको सम्मान दें। लेकिन कोई व्यक्ति नहीं भी करता तो आप उसको पनिश नहीं कर सकते। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए। लेकिन हाँ, झंडा वंडा नहीं फाड़ सकते, है ना। देश का जो नेशनल फ्लैग जो है उसको आप अगर इस तरीके की जलाने की या फाड़ने की या मीडिया में ऐसे सोशल मीडिया में फाड़ वाड़ के कुछ करने की कभी इस तरीके की चीजें मत सोचना, क्योंकि जो नेशनल सिंबल प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया है उसके तहत ये एक दंडनीय अपराध है। क्लियर है बात? यहाँ तक कि उसको तो फहराने के लिए भी कुछ प्रोविजंस है, मतलब ऐसे नहीं कि कभी भी आप झंडा लेके निकल गए। ठीक, चलो अब हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से। पहले नंबर पर है, ठीक है, फिर मैं इसका एक क्लासिफिकेशन भी आपको बताऊंगा। ठीक, ये हम पीएससी की क्लासेस में यूज करते हैं, है ना, तो उस क्लासिफिकेशन को मैं यहाँ पर भी बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे पीएससी वाले जो बच्चे हैं वो भी हमारी क्लास से जुड़ रहे हैं। ठीक, तो इसमें पहले नंबर पर आपका जो है वो आएगा क्या, संविधान, भारत देश का संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, इन सब का हम सम्मान करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का, किनका, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, हम उनका क्या करें, सम्मान करें। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या कही गई, क्या क्या है, दूसरी बात ये है कि स्वतंत्रता संग्राम के जो भी आदर्श थे, जो भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस स्वतंत्रता के यज्ञ में, जो है उन्होंने, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनके आदर्शों को संजोना। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोना मतलब क्या है, स्वतंत्रता संग्राम ने में हमने क्या आदर्श बनाए कि हम जो है एक ऐसा भारत बनाएंगे जो क्या होगा, प्रॉस्पेरस होगा, मतलब जिसके पास जो है, जो गरीबी, है ना, गरीबी, भुखमरी, भुखमरी, बेगारी, बेगारी, अहिंसा, ठीक है, क्योंकि गांधी जी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा है अहिंसा को लेकर के। अहिंसा, ठीक है ना, बलिदान, अपने राष्ट्र के लिए बलिदान देना। ठीक है, देखिए सैनिक जो होते हैं वो अभी भी अपने देश को सुरक्षा के लिए जो है बलिदान देते हैं। तो ये जो भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमने जो अब आदर्श विकसित किए हैं, उन्हें हम संजो के रखें। ठीक है, उन्हें जाने ना दें। ठीक है, ये ना हो कि बात बात पर जो है दो रिलीजियस कम्युनिटी के लोग आपस में जो है लड़ने लग जाएं, बात बात पर जो है दो जाति के लोग आपस में लड़ने लग जाएं। सब लोग मिलजुल करके भारत की एकता अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, नेक्स्ट वही है। नेक्स्ट जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये है, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना। ठीक है, मतलब क्या है, हमें भारत की संप्रभुता, सोवरेंटी, एकता मीन्स इंटीग्रिटी, एकता मतलब यूनिटी, एंड अखंडता मतलब इंटीग्रिटी को जो है वह क्या करना है, अक्षुण्ण बना के रखना, मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, ना किसी को नुकसान पहुंचाने देना है। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कि हम बात बात पर जो है एक दूसरे के साथ संघर्ष में ना उलझ जाए, है ना, अपने अंदर जो है वह एक टॉलरेंस, सहिष्णुता का भाव विकसित करें। नेक्स्ट जो है वो हमारा यह है कि देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा करें। क्या करें, देश की रक्षा, मतलब जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा के लिए, जैसे 1965 में 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी जो है प्रधानमंत्री थे, तो उस समय चीन ने जब हमारे ऊपर हमला किया था 64 में, तो हमारे पास सैनिक कम थे, संसाधन हमारे पास नहीं थे। तो और ऊपर से हम लोग जो है अमेरिका के एक PL-47 जो गेहूं था उसके ऊपर निर्भर थे। तो
नेहरू जी ने नारा दिया, सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया कि जय जवान, मतलब जवान देश की जो है हिफाजत सीमाओं पर करें, और जय किसान। जय किसान के मतलब क्या है कि देश के भीतर जो किसान हैं वो देश की उत्पादकता, देश की फसल उत्पादकता को इतना बढ़ाएं जिससे हमारे देश की जो है गरीबी से निपटा जा सके। तो जय जवान जय किसान। और अभी मोदी जी ने इस पर जय विज्ञान भी जोड़ दिया, क्योंकि विज्ञान बहुत जरूरी है। ये ना हो कि देश के लोग धर्म के नाम पर जो है यहाँ से वहां लूट पोट मचाने लग जाए। ठीक है, मतलब अंधविश्वास के जंजाल में इस तरीके से उलझ जाएं कि लोग मेहनत करना ही भूल जाएं, सफलता के लिए केवल जो है बाबाओं का जो है दामन थाम ले। ठीक है, मेहनत करने की बजाय, तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म करने पर ही कुछ प्राप्त होगा। ठीक है, और कर्म भी सही दिशा में। ठीक है, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो है, जो एग्जाम का सिलेबस है उसे पूरा पढ़ें, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें बार बार, और जहां पर आपके जो है गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को सुधार करें। है ना, इसकी जगह आप किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा करके दिन भर अपने माथा रगड़ने लगे लगेंगे, उससे कुछ एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, आपका पूरा माथा घिस जाएगा फिर भी एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम तभी निकलेगा जब आप अपना सिलेबस पूरा करेंगे तब। ठीक है, ईश्वर के प्रति आस्था रखना बहुत अच्छी बात है, वो हमारे अंदर नैतिक मूल्य विकसित करता है, लेकिन आस्था अंधविश्वास में नहीं बदलनी चाहिए। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सद्भाव व भाईचारे को बढ़ावा देना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम छोटी छोटी बातों पर जो है डंडा लेके निकल जाते हैं घरों से। ठीक है, तो क्या है सद्भाव, ठीक, एक दूसरे के प्रति जो है वह हमारे भीतर सद्भावना होनी चाहिए, और भाईचारे की भावना, फ्रेटर्निटी, बंधुता की भावना होना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें। ठीक है, एक की रैली जा रही है तो दूसरा पत्थर ना बरसाने लग जाए, या दूसरे की रैली जा रही है तो कोई और पत्थर ना बरसाने लग जाए। ठीक है, आज उनकी रैली जा रही है कल आपकी रैली जाएगी। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक, तो सद्भाव व भाईचारे को बढ़ाना। तो देखिए, ये जो शुरू के चार हैं, ये जो शुरू के हमने जो चार पढ़े हैं, ये राष्ट्र के प्रति हैं। किसके प्रति हैं? ये जो हमने फंडामेंटल ड्यूटी जो चार पढ़ी हैं शुरू से 1 to 4 जो हमने पढ़ा है, 1 to 4, ये हमारे लिए, हमारी ड्यूटी है अपने देश के लिए। किसके लिए? अपने देश के लिए। पांचवा भी हमारे देश के लिए ही है, लेकिन पांचवे में जो है 5 से लेकर के अभी आगे देखेंगे समाज के लिए है। किसके लिए? समाज के लिए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आएगा वो होगा व्यक्तिगत, ताकि हम अपना व्यक्तिगत भी कल्याण कर सके। ठीक है, तो एक बार यूपीएससी में इस तरीके से पूछा था, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। हो सकता है कई बार एसएससी वाले एग्जामिनेशन में जो यूपीएससी के सरल क्वेश्चन होते हैं वो एज इट इज आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है आपका क्या? सम्मिलित संस्कृति की समृद्ध विरासत को सहेजना। किसको सहेजना? सम्मिलित संस्कृति की। ठीक है, जो हमारे यहाँ कंपोजिट कल्चर है, कैसा कल्चर है? कंपोजिट जो कल्चर है उसकी विरासत को सहेजना। कंपोजिट कल्चर मतलब कैसा? भारत में देखिए, आपने पूरा इतिहास पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे ही, कि भारत में शुरू से लेकर के ही, सब शुरू से ही भारत के अंदर जो है बहुत सहिष्णुता रही है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है। भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से ही बाहर से लोग आते रहे, आर्य आए यहीं बस गए। ठीक है, शक, कुषाण, पहलव सब आए यहीं बस गए। ठीक है, इसके बाद में फिर अरब से लोग आना स्टार्ट हुआ, वो भी आकर के यहाँ बसे। अंग्रेजों को छोड़ दिया जाए तो सब आकर के इस धरा की संस्कृति में शामिल हो गए। गंगा जमुना संस्कृति जिसे कहा जाता है, ये सम्मिलित संस्कृति को क्या कहा जाता है? गंगा जमुना की संस्कृति। इसको हमें समृद्ध बनाना है, मतलब इसको उन्नत बनाना है। ये नहीं बोलना है कि ये तुम्हारी संस्कृति है, ये मेरी संस्कृति है। ठीक है, मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता, मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता और विरोध करने लगूं। नहीं, हमारी एक कंपोजिट कल्चर है, उसको जो है हमको सहेजना है। ठीक है, हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसे हमको सहेजना है और उसे और आगे बढ़ाना है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जा रहा है। और लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि जहां पर सभी नागरिक बिल्कुल बिना किसी डर के अपने अधिकारों को एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये हो गया आपका छठवें नंबर का। तो छठवें नंबर का समाज के लिए हो गया, है ना, और राष्ट्र को तो है ही समर्पित, है ना। नेक्स्ट जो है आपका सातवें नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे वन, झील, नदी, वन्य जीव, इन सब का जो है संरक्षण करना है हमें। ठीक है, क्योंकि इनके माध्यम से, आप सब विज्ञान पढ़ते हैं, आपको पता है जो पूरी इकोलॉजी है ना, जो पूरा इकोसिस्टम है वो एक प्रॉपर मैनर में काम करता है। अगर हमको ऐसा लगा कि
जो है इस जीव के नहीं होने से क्या हो, मतलब मानव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जीव ना माने, ठीक है? क्योंकि मानव इस धरा पर अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, उसके लिए ये सभी आवश्यक है। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से त्राही-त्राही मचा हुआ है। ठीक है? गर्मी की वजह से हज़ारों लोगों की जान चली जाती है, बीमारियाँ फैल रही हैं। झीलें नहीं होंगी, पीने का पानी कहाँ से मिलेगा? झील, नदियाँ नहीं होंगी। वन्य जीव नहीं रहेंगे तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो जाएगा। इसलिए भैया पर्यावरण को समय रहते बचा लो। ये आपका उत्तरदायित्व है, ठीक है? इसी संदर्भ में आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा एक एनजीओ है, नौजवान एकता संगठन के नाम से, यहीं लोकल लेवल पर बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन हम लोग वीकली प्रयास करते हैं कि एक पौधा जो है लगाएँ, उसके माध्यम से जो है, जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, निर्वनीकरण हो रहा है, उसमें थोड़ा मतलब ये है कि उसके विरुद्ध एक सकारात्मक हमारा कदम है कि इस प्रयास से जो है वनीकरण में, देश में वनीकरण फॉरेस्टेशन को लेकर के थोड़ा-सा ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि किसी एक व्यक्ति को, किसी एक क्षेत्र में जाकर के, किसी एक व्यक्ति को जो है उसकी पूरी रखवाली की ज़िम्मेदारी दे देते हैं और वह पेड़ उसी के नाम से लगाया जाता है, ठीक है? बस हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें ले जाकर के पौधा दे देते हैं, ठीक है? तो इसमें जो हमारे फाउंडर हैं, मेन फाउंडर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, ठीक है? कभी आप आइएगा जबलपुर, तो हम सब मिलकर के जो है कुछ अनोखा करने का प्रयास करेंगे उसके माध्यम से, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर पर है क्या आपका वैज्ञानिक सोच व मानवता का विकास। किसका किसका विकास? मानवता का विकास, वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना। क्या डेवलप करना? साइंटिफिक टेम्परामेंट, ठीक है? मतलब वही मैंने कहा कि अंधभक्ति में नहीं आना। ठीक है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब हम आगे नहीं जाएँगे। क्यों काटा? क्यों नहीं जाएँगे? उसका कारण जानने की कोशिश करना। वैसे सभी चीज़ों का कारण नहीं जाना जा सकता, लेकिन कुछ जो दकियानूसी विचारधारा है, उनसे बाहर निकला। ये फला जात का व्यक्ति है, ठीक है? इसके साथ नहीं उठना-बैठना। ये दकियानूसी विचारधारा है ना, ऑर्थोडॉक्स है ये, ठीक है? रूढ़िवादी विचारधारा है। तो इन सब से बाहर निकलना और अपने अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना और मानवता का विकास करना, ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का त्याग। देख लीजिए आ गया, किसकी सुरक्षा? सार्वजनिक संपत्ति की। मतलब जो सार्वजनिक स्कूल हैं, सार्वजनिक जो पर्यटन स्थल हैं, सार्वजनिक जो भी पब्लिक प्लेसेस जो कहलाते हैं, सार्वजनिक बसेस हैं, जो भी सार्वजनिक बिल्डिंग है, उनकी जो है हमें रक्षा करना। मैं बहुत जगह गाँवों में देखता हूँ जो सरकारी स्कूल रहते हैं, आस-पास के लोग जो है क्या करते हैं, बेवजह उसको पत्थर मार-मार के दीवाल को डैमेज कर देंगे। बहुत सारे आशिक मिजाज के लोग जो है अपने प्यार का इज़हार करने की जगह बना लेते हैं, ठीक है? मतलब दीवालों पर जो है अपने प्यार का इश्तिहार देने लगते हैं, ठीक? सार्वजनिक स्थानों में आप देखते हैं कूड़ा-करकट फेंकना, ये सारी चीज़ें ना हो क्योंकि वो हमारी ही संपत्ति है, हमारे ही टैक्स से बना है। सरकार अपने घर से ना हो लेके आई है वो पैसा बनाने के लिए, वो हमारे ही टैक्स का पैसा है। हम उसको जितना नुकसान पहुँचाएँगे उतना हमें ही नुकसान होगा, क्योंकि सरकार फिर से बनाने के लिए हमारे ऊपर अलग-अलग टाइप से टैक्स इम्पोज़ करेंगी और वो टैक्स भरना हमको ही है, ठीक है? और हिंसा का त्याग करना, किसी भी प्रकार की हिंसा का जो है वो हमें त्याग करना है, क्योंकि हिंसा से कभी भी विकास का रास्ता तय नहीं किया जा सकता। देखिए, हिंसा के माध्यम से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा के हथियार के माध्यम से ही हमें आज़ादी दिलाई है। सोचिए अगर महात्मा गांधी हिंसा का सहारा लेते, तो हमें आज़ादी मिलती तो, लेकिन बहुत लेट मिलती। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों से हम हिंसा के माध्यम से नहीं जीत सकते थे, ठीक है? मतलब हिंसा के द्वारा हम अंग्रेज़ों से नहीं जीत सकते थे क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी मिलिट्री पावर थी, जिन्होंने विश्व युद्ध लड़ा है, हम उनसे हिंसा के माध्यम से जीत जाते। जिनके पास बड़े-बड़े तोप, मिसाइलें और तमाम तरीके के हथियार थे, उनसे हिंसा से कभी नहीं जीता जा सकता था। लेकिन इसीलिए गांधी जी ने एक ऐसा हथियार लेके आए अहिंसा के नाम पर कि अंग्रेज विवश हो गए। और शुक्र मनाओ कि वो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, जापानी नहीं थे। नहीं तो जापानी बहुत क्रूर थे। अगर तुम एक गाल देते, है ना? तो ब्रिटिशर्स दूसरे गाल पे मारने से पहले सोचता कि इस निहत्थे के ऊपर मैं क्या वार करूँ? वैसे तो उन्होंने वो भी किया है, जलियांवाला बाग और ऐसे बहुत सारी घटनाएँ हैं, ठीक है? मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जापानी तो ऐसा है कि दूसरा गाल ही छील देते, ठीक है? वो इतने क्रूर होते थे। उस समय, अब तो जो है सब बढ़िया है, सभी देश के लोग अच्छे हैं। चलिए 10वें नंबर पर क्या है? 10वें नंबर पर है सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना। मतलब अपने पर्सनल स्फीयर में हम उत्कृष्टता, एक्सीलेंस को अचीव करें। किसको अचीव करें? एक्सीलेंस को अचीव करें। हम जो भी कर रहे हैं, जैसे वो कहते हैं ना, कई बार कई मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा कहा जाता है कि अगर आप बूट सिलने का भी काम कर रहे हो, जूता सिलने का भी काम कर रहे हो, तो उसको इतने परफेक्शन के साथ करो और इतने अच्छे से करो कि आपका नाम एक दिन बाटा बन जाए।
ठीक है? बाटा, क्योंकि बाटा का जो शूज़ आते हैं, बाटा के शोरूम आपने देखा होगा, वो एक मोची थे, ठीक है? मतलब अपने काम को इतनी तल्लीनता त से, इतनी ईमानदारी से करो, ठीक है? कि उसमें ही जो है आपको मज़ा आने लग जाए, ठीक है? आप एक्सीलेंस को अचीव कर जाओ। तो ये हो गया 10वें नंबर का, ये व्यक्तिगत है। और 11वां, देखो मैंने बोला था ना, जो भी चीज़ें 86वें संशोधन से जुड़ेंगी, वो शिक्षा से संबंधित होंगी। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अभिभावकों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा शिक्षा का अवसर देना। क्यों? शिक्षा का अवसर देना क्यों? भैया एक बात बताओ, सरकार ने आर्टिकल 21 ए में कहा कि हम जो है 6 टू 14 ईयर तक के बच्चों को वह फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? निःशुल्क शिक्षा जो है प्रोवाइड करेंगे। अच्छी बात, ठीक है? डीपीएसपी में 45 आर्टिकल 45 में कहा गया कि सरकार जो है 0 टू 6 ईयर के चाइल्ड बच्चों के लिए जो है वह बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाएगी। अच्छी बात। माता-पिता बच्चों को आंगनवाड़ी में भेजें तो पहले, माता-पिता बच्चों को स्कूलों में भेजें तो पहले, अदरवाइज़ तो चिंटू पूरा दिन किसी ढाबे में ही काम करता रह गया तो स्कूल कब जाएगा? है ना? ये चिंटू, ये पिंटू जो है वो किसी ढाबे में, किसी रेस्टोरेंट में टिफ़िन बाँटने के लिए, किसी किराना स्टोर में ही काम करते रह गए, तो ये स्कूल कब जाएँगे? इसलिए माता-पिता की भी ज़िम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें, शिक्षा का महत्व समझाएँ उन्हें। ठीक है? क्योंकि देखिए, यही गरीब बच्चे स्कूल आएँ, इन्हीं के लिए तो मिड डे मील योजना चलाई गई है। ठीक है? क्या है मिड डे मील इसमें क्या है कि भाई एट लीस्ट जो है आपको एक वक़्त का खाना, पौष्टिक खाना स्कूलों में दिया जाएगा। वो तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों के द्वारा जो है बच्चों के हक का भी पैसा खा लिया जाता है। बच्चों को उसकी जगह जो है घटिया क्वालिटी के खाना खिलाया जाता है ना? इन सब चीज़ों को हम लोगों को ही सही करना है। ये आने वाली पीढ़ी ही इन सब चीज़ों को सही करेगी, ठीक है? और हम सबको मिलकर के प्रयास करना है। एट लीस्ट जो है हेल्थ सेक्टर में आपने देखा होगा कोविड के समय पर कुछ दरिंदे क्या कर रहे थे कि रेमडेसिविर का वो जो इंजेक्शन का बॉयल हुआ करता था, उस पर क्या करते थे मतलब दूसरे बिना मतलब का जो नमक का पानी भर के लोगों को हज़ारों रुपए में बेच रहे थे। तो जान की सौदेबाज़ी कर रहे थे। वैसे ही ये बच्चों के भविष्य के साथ सौदेबाज़ी करते हैं, वो सभी लोग जो ये मिड डे मील जैसी जो सरकार की योजनाएँ हैं, उनमें घपला करते हैं। ठीक है? क्योंकि ये घपला जो है, ऐसे घपले जो है ना, वो माफ़ी देने लायक नहीं होते हैं। ठीक है? और कहीं घपले कर ले हम माफ़ भी कर देंगे। स्पेक्ट्रम घोटाला हो जाएगा, माफ़ कर देंगे। ठीक है? थोड़ा बहुत बैंकिंग फ्रॉड होगा, वो भी माफ़ कर देंगे हम। लेकिन ऐसे लोग जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि वो बच्चों के भविष्य के साथ नहीं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए। अब ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से फिर हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद।